जय हिंद। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हमें अपने काम की ओर बढ़ना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने देगा। तो इसके साथ में हम इस वीडियो में अपना यूपीपीसीएस के सारे सेट सॉल्व करेंगे। 2000 अभी शुरुआत हम लोग 2010 से करेंगे। पहले 2010 से लेकर 2019 तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर से हम वापस रिवाइज करेंगे 1995 से लेकर 2009 तक। तो इसके साथ ही ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसको कंप्लीट भी कर देंगे क्योंकि जितना रिवीजन हम लोग करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर सारे सेटों को अगर 1995 से लेके 2019 तक सेट को हम ना ज़्यादा तो कम से कम 3 बार तो रिवीजन करके ही जाएं पेपर देने के लिए। इसके साथ में हमें एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा और अलग से उसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे फंसेंगे। तो ज़्यादा समय और इंट्रोडक्शन न देते हुए हम अपने काम की ओर बढ़ें क्योंकि काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगे और कहीं और से भी सुन लेना। तो इसी साथ में ही हम 2011 से 2011 शुरू करते हैं। उसके बाद 2011 से लेकर 2019 तक हम लोग सॉल्व करेंगे सेट। उसके बाद फिर हम 1995 से लेकर 2010 तक करेंगे। तो ये क्या है कि थोड़ा सही भी रहेगा ना। तो चलो ज़्यादा घसीट कर इस पूरे सेट को सॉल्व करने में इस वीडियो में 20 मिनट लगेंगे और 20 मिनट में ही आप सॉल्व कर लो तो बेहतर है, समय भी बचेगा और वापस को आप रिवीजन करने में भी आपको सही रहेगा, है ना। तो चलो चलते हैं। पहले हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन आए थे इस बार। 2011 में 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे। तो 14 क्वेश्चन पहले खत्म करते हैं फटाक से, है ना। चलो आ जाओ। तो इसमें दिया है कि अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। ये 4 देश दे रखे हैं, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी। पहले तो आप एक कोशिश करना कि पहले आप खुद से मन में ही ईमानदारी दिखाओ। पहले खुद से मन में ही आंसर सोच लो। क्या है? आंसर पहले खुद से मन में सोच लो। वो सही है, सही है, नहीं तो सही आंसर तो मिल ही जाएगा ना आपको। तो थोड़ा सा क्या है कि आपको प्रैक्टिस भी पड़ती जाएगी धीरे धीरे इसके साथ में। चलो देखो 2.5 मिनट 3 मिनट फालतू बर्बाद हो गए। चलो काम शुरू करते हैं। तो अम्ल वर्षा से एसिड रेन से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। इन 4 देशों में बताना है आपको। कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। तो इन 4 देशों में फ्रांस है। एसिड रेन प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 17वीं शताब्दी में इसका सर्वप्रथम जॉन एलन ने लगाया था। इसका पता सर्वप्रथम जॉन एलन ने लगाया था। लेकिन 1852 ईस्वी में इस एसिड रेन की जानकारी सर्वप्रथम रॉबर्ट एंगस स्मिथ द्वारा दी गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, है ना। ये 2 प्रकार के प्रदूषणों से आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, बस इतना ही याद रखो कि इन 4 देशों में फ्रांस और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके खतरनाक ही इसके प्रदूषक हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। झील दे रखे, नगर में उनको मिलान करना है। तो हम आपको झील बोलेंगे, आपको नगर में देखना कौन सा है। ठीक है। इरी, मिशिगन, ऑन्टेरियो और सुपीरियर। हाँ तो भाई इरी डेट्रॉइट की है, मिशिगन गैरी की है, ऑन्टेरियो हैमिल्टन की है और सुपीरियर दुलुथ की है। ठीक है। मतलब इरी डेट्रॉइट नगर की है, मिशिगन गैरी नगर की, ऑन्टेरियो हैमिल्टन की और सुपीरियर दुलुथ की है। चलो समय ज़्यादा व्यर्थ किए हुए हम आगे बढ़ते हैं ना। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया किस प्रांत में स्थित है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलो कुलगाड़ी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पहली बात तो ये जानो। अतः उसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया भारत से 2 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 6ठा बड़ा देश है। इसकी खोज सन 1770 ईस्वी में ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक द्वारा की गई थी।
ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, है ना भाई। अरे यार ये पेज नहीं मान रहा, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार होने के कारण वर्षा सर्दियों में होती है। यहाँ पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने खाने हैं। थोड़ा जान लो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्वेश्चन फंसने पक्का है। कालगुरली और कुलगाड़ी स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। क्या है? स्वर्ण नगरी है ये। यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने खाने हैं, तो ये दोनों सोने खाने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो भाई कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। चलो भाई जल्दी से सोचो फटाक से, सर तो बताने वाले हैं थोड़ी देर में। चीन से कच्चा इस्पात का भैया सबसे ज्यादा माल कहाँ से आता है? चीन से ही आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ फटाक से। लौह इस्पात केंद्र है और कुछ देश हैं, बताना है, ठीक है। लौह इस्पात केंद्र है, आपको मैं एक बार लाइन से बता देता हूँ। हैमिल्टन, बर्मिंघम, एसन और अनशान। हैमिल्टन कहाँ की है? कनाडा की है। बर्मिंघम कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की है। एसन कहाँ की है? जर्मनी की है। अनशान कहाँ की है? चीन की है, ठीक है। एक बार दोबारा आप लोग इसे रिविजन मार लेना फटाक। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। बस इतना ही जान लो, ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। मसालों का बागान भाई केरल में है, इसके हिसाब से। अब का चेंज हो गया हो तो चेंज हो गया हो। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम, भैया सबसे ज्यादा दूध अपने भारत में मिलता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है, ठीक है। चीन में है, उसके बाद रूस में है, अभी भी यही है। भारत के, इसको भी छोड़ दो क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन है, भी शायद चेंज हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? भैया एनसीआर की बात हो रही है, नेशनल कैपिटल रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके हिसाब से तो खुर्जा, करनाल और रोहतक है, लेकिन हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। एनसीआर के बारे में आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जो सीमांत जुड़े होते हैं, सीमांत जिले, उनको हम नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़। और हरियाणा के 14 हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश जानो, हरियाणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा पीछे सभी नहीं देना है आपको, है ना। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार है कहाँ पे भैया? पेरियार है केरल में, ठीक है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इलायची पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, ओके। यहीं पर पेरियार झील और मुल्ला पेरियार बांध भी स्थित है। जंगली हाथियों के लिए है ये। आता है क्वेश्चन 100%। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में श्रेणी दे रखी पहाड़ियां, बताना है आपको। बालाघाट की, हरिश्चंद्र की, मांडव पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां। भाई मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं स्थित, मांडव पहाड़ी गुजरात की है, जबकि महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र, सतमाला और बालाघाट ही आती हैं सिर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? भैया गुजरात में जामनगर बंदरगाह नहीं है, जामनगर एक वहां का कस्बे का नाम, शहर का नाम है, ठीक है। बंदरगाह ओखा, वेरावल और पोरबंदर ही है, ठीक है। यह अरब सागर में लगा कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है जामनगर। और गुजरात के शहर में आधुनिकता एवं प्राचीनता का समावेश देखा जा सकता है। जामनगर की बात हो रही है यहाँ पे, गुजरात तक बंदरगाह कस्बा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 14वें में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म दे रखा भी है, हाँ। तुम उड़ लो पहले, भैया स्थान बताना कहाँ कौन से राज्य का पड़ता है, ठीक है। कोयली गुजरात में पड़ता है, नागपट्टिनम तमिलनाडु में पड़ता है, नुमालीगढ़ असम में पड़ता है, मनाली तमिलनाडु के थिरुवल्लुर जिला में पड़ता है। चलो भैया देखो, बहुत कम समय में भूगोल का हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, 13 क्वेश्चन कर लिए। एक करंट अफेयर क्वेश्चन था वो कोयला वाला। अब इसको आप देखो तो कोयला खनन में इस समय सबसे पहले राज्य कौन सा है, ठीक है। उत्पादकता में कोयला के दो सबसे बड़े उत्पादक नेट में देख के कॉपी में लिख लो, नहीं लिखोगे तो कल हम नए जो वीडियो बनाएंगे उसमें भैया बता देंगे। आ जाओ, तुम कहे उड़ रहे हो। चलो इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, इतिहास और संस्कृति कुछ फटाक से क्वेश्चन।
कर लेते हैं। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु मगध का शासक बना था, ठीक है। इसलिए राजकुमार कौन था? वो जिसने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, वो अजातशत्रु था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल कुशीनगर में है भैया। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु से पहले पावापुरी के चुंद नामक सुनार के घर पर सूकर का मांस ग्रहण करने से उनको उदर विकार हो गया, जो संभवतः उनकी मृत्यु का कारण बना था। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर मल्ल पहुंचे, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष में, और इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलो आगे क्वेश्चन आ जाओ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। इसी दिन से वे तथागत कहलाए। इसके बाद बनारस के निकट सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया, सारनाथ में दिया, ठीक है। इसमें बुद्ध के प्रथम अनुयायी 2 बंजारे बने थे, जिनका नाम तवस्सु और मलिक था, ठीक है। इसके बाद बुद्ध काशी होते हुए मगध की राजधानी राजगृह गए, जहां का शासक बिंबिसार उनका शिष्य बन गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। गुप्त वंश का तीसरा एवं प्रथम महान शासक था। महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी इसने। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे? पतंजलि के समय निर्धारण के संबंध में पुष्यमित्र कर्ण वंश के संस्थापक ब्राह्मण राज के अश्वमेघ यज्ञों की घटना को लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा और बता दें आपको। पतंजलि को महाभाष्य कारण दिया जाता है। पतंजलि ने इसे ग्रंथ की रचना कर पाणिनि के व्याकरण की प्रामाणिकता पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी थी, ठीक है। पाणिनि भाषा है। इन कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलो आंसर नहीं दिखाएंगे, पहले आप लोग देखो इसमें कौन सही कौन सा गलत है, ठीक है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। शक संवत 78 से। गुप्तकाल सन 319 से। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 शुरू हुआ। देखो इसके बारे में आपको बताते हैं। पहले हम विक्रम संवत हिंदू पंजाब में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईस्वी पूर्व आरंभ होता है, ठीक है। इसका प्रणेता नेपाल के लिच्छवी वंश के प्रथम राजा धर्मपाल भूमिवर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। इस तथ्य को गुजरात के खोजकर्ता भगवान लाल इंद्र जी ने भी यही सही ठहराया था, ठीक है। तो इसके चारों उत्तर सही हैं, ऐसा नहीं है। जो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ नहीं हुआ था, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। हाँ तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो भैया सब जानते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। सिजिस्तान के मूल निवासी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। चिश्ती पंथी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। साथ ही यह अन्य केंद्र नारनौल, हांसी, सखर, बदायूं एवं नागौर थे। मोइनुद्दीन की चिश्ती कब्र भी अजमेर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? भैया सब जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। बीबी जौला का पुत्र था फिरोज शाह तुगलक, बीबी जौला का पुत्र, जो राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। वह एक कट्टर मुस्लिम शासक था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए समस्त करों को माफ कर दिया था, ठीक है। 26 प्रकार के करों को समाप्त कर कुरान द्वारा अनुमोदित केवल 4 प्रकार के करों जजिया, जकात, खराज तथा खम्ब को ही लगाया। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके साथ ही फिरोज शाह ने रोजगार प्रदान करने के लिए एक दफ्तर खोला। इसके द्वारा स्थापित दारुल शफा नामक विभाग के माध्यम से लोगों को निःशुल्क दवाएं भी दी। दारुल शफा एक क्वेश्चन पूछा भी गया था किस चीज के लिए, तो दारुल शफा एक चिकित्सा अस्पताल को ही कहते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो भैया टीपू सुल्तान ने की थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी तक शासन किया उसने। इसने फ्रांस और कुस्तनतूनिया में अपना राजदूत भेजा था। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, मिलान करो। कौन सुमेलित नहीं है? भैया अजमेर के बारे में बोल रहे हैं। जौनपुर में कौन सी मस्जिद है? अटाला मस्जिद है। मालवा में जहाज महल है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। और अजमेर दिल्ली के ऐतिहासिक कुवल अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनने में 4 वर्ष का समय लगा, लेकिन बाद के शासकों ने भी इसका विस्तार किया। ठीक है, ज्यादा डीप में मत जाओ, बस इतना याद रखो कि जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, गुलबर्गा में जामा मस्जिद और कुवल अल इस्लाम अजमेर में है। और अजमेर में कौन सा है आप सब जानते हो? चिश्ती मस्जिद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मस्जिद। ठीक है। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किस चीज की खेती नहीं करते थे? इन 4 ऑप्शन की आधार पे मक्का की खेती नहीं करते थे। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान मक्के की खेती नहीं करते थे। यह फसल भारत की भूमि पर 1600 ईस्वी के अंत में ही पैदा करना शुरू की गई। मक्का का वास्तविक नाम जी मेज है। इसकी खोज सर्वप्रथम 10,000 वर्ष पूर्व दक्षिण मेक्सिको में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। लोधी अफगान जाति के थे। ठीक, पहलो लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि के साथ जलाली में सुल्तान घोषित किया गया। उसने आगरा नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट के बारे में इसके पढ़ लो। भूमि की माप के लिए 30 इंच के गजे सिकंदरी का प्रयोग शुरू किया था इसने। और राज्य के हिसाब किताब की लेखा प्रणाली की शुरुआत की थी इसने। और सिकंदर गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? भैया जय सिंह थे इसके। ठीक है। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। वे शाहजी भोसले तथा जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी का लालन पालन उनके संरक्षित दादाजी कोंडदेव तथा गुरु समर्थ स्वामी रामदेव की देखरेख में हुआ था। ठीक है, पुरंदर की संधि जय सिंह से ही हुआ था शिवाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भैया। कुछ किताबें दे रखी हैं, बताना है किसने लिखी है। ठीक है, चलो हाँ बता देते हैं, बस सुनते जाओ आप। दुर्गादास ने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखा। लुइस फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखा। फ्रैंक मॉरिस ने जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी लिखी। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है, एक बार रिवीजन मार लेना फटाक से, इंपॉर्टेंट है किताब है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, पढ़ो फटाक से। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ना, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। प्रस्तावित शियारदास ने किया था। ठीक है, आगे बता रहा हूँ, सुनते जाओ बस। असहयोग आंदोलन पर विचार करने के लिए कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें शियारदास के विरोध के बावजूद अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। ठीक है, फिर दिसंबर 1920 में हुए कांग्रेस के नागपुर सम्मेलन में असहयोग से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक कार्यक्रम शामिल थे। प्रस्ताव को शियारदास द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वाक्य हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित तो हाँ भैया आप तो देख रहे हो क्वेश्चन।
बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इनको टाइम से। सबसे पहला अगस्त प्रस्ताव हुआ हमारा 8 अगस्त 1940 को। फिर क्रिप्स मिशन की योजना आई हमारे भारत में 22 मार्च 1942 को। फिर वेवल की योजना आई 25 जून 1945 को। फिर मंत्रिमंडल मिशन की योजना आई 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से भैया सैयद हैदर रजा ने किया था। थोड़ा पढ़ना अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन बनेगा पक्का इससे, थोड़ा ध्यान से सुनना। इस आंदोलन को तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में शुरू करने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस के नरमपंथी सदस्य इससे सहमत नहीं थे, मॉडरेट वाले। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर धरनों एवं प्रदर्शनों में हिस्सा किए। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं कौन कौन से आंदोलन में पर्दे से बाहर आई। स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिससे महिलाएं बाहर आई थी। किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? भैया ये रहे जेपी नारायण। जेपी नारायण को पहले बंद कर दिया गया जेल में, फिर कूद फांद के ये बाहर निकले और इन्होंने नेतृत्व किया भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? भैया रामचंद्र पांडुरंग तांत्या तोपे का था। अब भैया तांत्या तोपे को ही धोखे, इसके दोस्त ने धोखा दे दिया था शायद, ठीक है, तभी इसको फांसी हो गई थी। 1857 में क्रांति में उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए हम लोग। इधर एक मिनट थोड़ा सा आपको साफ दिखे बिल्कुल। हाँ आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया भैया बेलगाम में हुआ था। कर्नाटक के राज्य में बेलगाम में हुआ था, है? इन्होंने अधिवेशन में अपना भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो गोल, ये बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। महात्मा गांधी वाला भी आया था, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया, मैंने खुद देखा है। तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके विरोध में। बंगाल का विभाजन किस लिए किया गया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन मुस्लिम और हिंदू के उसमें किया, कर्जन द्वारा, है ना। तो इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका विरोध किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विभाजन पर कहा कि यह हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण से। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा शुरू किया? चंपारण से। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग, थोड़ा सा नीचे दे रखा है। राजकुमार शुक्ला ने ही गांधी जी को आने के लिए आमंत्रित किया था। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद बच के तो निकल गए, लेकिन पुलिस के हाथों, वहां उस समय की जो पुलिस थी और उनकी सेना के हाथों ना आते हुए उन्होंने एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में खुद को गोली मार ली थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। HRA कहाँ बनी थी? HRA कानपुर में बनी थी। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है। षड्यंत्र का पता लगाकर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद भाग के निकल गए थे। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? भैया मित्र मेला संघ को कौन शुरू कर सकता है? विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 नासिक में की थी।
इन्होंने ही अभिनव भारत की स्थापना 1906 में लंदन और भारत में एक साथ की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है अभिनव भारत के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना। अब हम लोग विज्ञान के सेक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि पीसीएस के विज्ञान के सेक्शन में कौन कितने क्वेश्चन में निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो CO2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधों तथा कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली प्रक्रिया है। यह क्रिया बिना क्लोरोफिल के पूर्ण नहीं हो सकती है। क्लोरोफिल युक्त पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और जल अप्रधान गौण उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, कुछ मिलान देना, ठीक है भैया। मॉर्फिन जैसे कि बोरिक एसिड किसके काम में आती है? एक एंटीसेप्टिक काम में आती है। वैसे मॉर्फिन एनाल्जेसिक के काम में आती है। सोडियम कैरोसिन तेल, ठीक है, के काम में आती है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु काम में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? भैया स्कर्वी विटामिन सी से होता है। विटामिन सी के लिए आंवला चाहिए हमें, देखो इधर दे भी रखा होगा। स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 होता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपणास्त्र अस्त्र है, कौन सा अस्त्र है? एक हवा से हवा को मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया था। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए की होती है। गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। इसे विकसित करने में 4 पराय जीनों का प्रयोग किया गया है। नए चावल में विटामिन ए तथा बीटा कैरोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग सुनहरा पीला होता है। ठीक है, और यह कुपोषण से लड़ने में मददगार साबित होता है। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो यह है आंख। मनुष्य के अंगों में आंख हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। इसके मस्तिष्क सबसे कम प्रभावित होता है। पैराबैगनी विकिरणों के कारण जीराडर्मा पिगमेंटोसम नामक त्वचा रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है भारती। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता जरूर है। पहले स्थायी स्टेशन का नाम था दक्षिण गंगोत्री, जिसका स्थापना वर्ष 1983 था। दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम मैत्री था, जिसे 1987 में हुआ था। और तीसरा स्थायी भारती के नाम से हुआ। ठीक है, और अंटार्कटिका 7वां महाद्वीप भी है, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो पहले हम सही वाले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सही नहीं वाले में थोड़ा सा व्याख्या, उसके बाद चर्चा करेंगे। जेम्स वॉट ने किस चीज का आविष्कार किया था? वास्प इंजन का। एजी बेल ने टेलीफोन का। जेएल ब्लेड ने टेलीविजन का। और भैया पेंसिलिन का खोज मालूम किसने किया था? कृत्रिम पेंसिलिन खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एवं समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? अगर भैया पूरा प्रतिबिंब देखना है ना, तो भैया दर्पण की ऊंचाई मालूम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में निर्माण विटामिन ए का नहीं होता है। कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता ही है। तो ये विटामिन पोषण के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। यदि शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, फिर भी इनका शरीर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शरीर में इनका ऊर्जा स्रोत के रूप में कोई महत्व नहीं है, किंतु शरीर के विभिन्न उपापचयिक प्रक्रमों पर नियंत्रण करते हैं। इससे बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। विटामिन की कमी से रोग भी होते हैं। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यह मानव शरीर को हरी पत्तीदार सब्जियों, गाजर, मछली, यकृत, तेल, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी आदि से प्राप्त होता है। इनकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग रतौंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो भैया सारे, प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्की, सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? भैया टिम बर्नर्स। ठीक है,
वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं इसको, बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ऐसा कथन दे रखा है। कारण क्या है? विटामिन ए की कमी हो जाएगी। भैया जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोसिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। इससे व्यक्ति की सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है। एनोसिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। आंख का रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। रेटिना अपने टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युतीय सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, जिन्हें दृश्य शिराएं मस्तिष्क तक ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है वायरस से, ठीक है। एड्स रोग का विषाणु HIV है। यह एक विषाणु जनित रोग है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली है गैम्बूजिया। ठीक है, गैम्बूजिया कीट भक्षी मछली है जो मच्छरों के नियंत्रणों के लिए तालाबों में छोड़ी जाती है। यह तालाबों से मच्छरों के अंडों से निकलने वाले लार्वा को खा जाती है। इससे मच्छरों की संख्या में कमी होती है। ठीक है, देश में होने वाले ज्यादातर संचारी रोग मच्छर एवं मक्खियों से ही फैलते हैं। जैसे मच्छरों से फैलने वाले रोग कुछ नाम है: मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? भैया मानव गुर्दे का समान कार्य क्या नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना मानव गुर्दा काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गैस किसका मिश्रण है? एक ब्यूटेन और प्रोपेन का है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के भावी आसवन होता है। LPG के रिसाव की जानकारी के लिए इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मर कैप्टन का मिश्रण किया जाता है, जिससे बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? भैया थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से। रक्त का थक्का बनना एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन लाइपोप्रोटीन, सॉरी गलत हो गया। प्रथम चरण में क्षतिग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लाइपोप्रोटीन विमुक्त होता है। द्वितीय चरण में प्लाज्मा में हिपैरिन नामक पदार्थ होता है जो रक्त को जमने नहीं देता है। चोट लगने से निकलने वाले रक्त को रोकने के लिए हिपैरिन का निष्क्रिय होना आवश्यक है, इसलिए कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथोमिनेस हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। साथ ही प्रोथोम्बिनेस प्रोथम्बिन नामक निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। तृतीय चरण में प्लाज्मा में घुलनशील फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन को थ्रोम्बिन द्वारा सक्रिय फाइब्रिन अणुओं में बदल दिया जाता है। फाइब्रिन के अणु मिलकर पतले रेशे बनाते हैं। इसमें घना जाल बनकर चोट को ढक लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किस चीज का पहचान? ऑस्टियोपोरोसिस का। BMD बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। यह हड्डी का एक रोग है जिससे में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि में खनिज घनत्व कम हो जाते हैं तथा इसकी अति सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया हमारा 63 नंबर का। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसवपूर्व परीक्षण है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इस परीक्षण के विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्बीय द्रव्य की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो भैया सब जानते हैं ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, T2O हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल के बारे में सभी जानते होंगे जो सही ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट की हमारी मौत भी हुई थी, शायद साल भर पहले। उनका ब्लैक होल से बहुत अच्छा रिलेशन था, तो ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इससे बड़ी आकार, बड़ा इमेज छोटा बन के हमको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिक्षरण में मदद करता है। किस चीज के लिए मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में, ठीक है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण के लिए मददगार होता है क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर अत्यंत कम हो जाती है, जिससे जीवाणु वस्तुओं को अपक्षरित नहीं कर पाते हैं। इसलिए वस्तुओं एवं पदार्थों के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेजों, शीतगृह का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आज कोल्ड स्टोरेज का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किस चीज से बना होता है? टंगस्टन से बना होता है, बस इतना याद रखो। हाँ भैया आगे आ जाओ। सिल्वर आयोडाइड किस प्रयोग में आता है? कृत्रिम विरसक कराने में आता है। सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर बनाने में, जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष बनाने में, जिंक ऑक्साइड फिलोसफर ऊन बनाने में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कथन 4 दे रखे हैं। संविधान में एक संसदीय प्रणाली सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। चलो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? कथन सही नहीं। कौन सा कथन सही नहीं? भैया मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद का सदस्य मंत्री बनने की योग्यता रखता है, चाहे वह उच्च सदन का प्रतिनिधित्व करता हो अथवा निम्न सदन का। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद के दायित्व का निर्वहन करता है। अनुच्छेद नंबर 75 और अनुच्छेद नंबर 74 क्या है, ये आप लोग कमेंट में करके बताओ या फिर कहाँ पे में लिख के बताओ। खुद याद रखना है भैया, खुद याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। कमेंट करो चाहे ना करो, ये कुछ साथ नहीं देगा। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भैया भारत के इन 4 ऑप्शन के हिसाब से भारत के महान्यायवादी को ये शक्ति है। भारत का महान्यायवादी बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है संसद के अंदर। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी पद का उपबंध किया गया है। यह राष्ट्रपति के ही उससे ये पद धारण करता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसे हटा भी सकता है, ठीक है। वकील होता है एक प्रकार का सरकार का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? भैया 169 आर्टिकल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब? 1989 में। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संविधान करके लोकसभा तथा विधानसभाओं में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था? ये है उत्तराखंड 2010 में। उनकी आधिकारिक भाषा हिंदी है भैया। तो अर्थव्यवस्था के बारे में आ गए हम लोग। लेकिन अर्थव्यवस्था में क्या है कि थोड़ा अर्थव्यवस्था में कुछ क्वेश्चन है जो स्टैटिक क्वेश्चन में आते हैं, नहीं तो सारे ज्यादातर क्वेश्चन तो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो जब हम करंट अफेयर के वीडियो बनाएंगे तब अर्थव्यवस्था उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर कर लेते हैं जो स्टैटिक पोर्शन में आते हैं, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो इसमें स्वामित्व के अधिकार पर कंपनी का ऋण पत्र, कंपनी के ऋण पत्र का स्वामित्व कंपनी की सहमति से पृष्ठांकन द्वारा अहस्ताक्षरीय, अर्थात ऋण पत्र का स्वामित्व बदल भी सकता है, ठीक है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है कहां से? उपकर से, ठीक है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है। केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल पर 5% प्रति लीटर के हिसाब से उपकर लगाती है, ठीक है। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ECGC
सेकंड MMTC, थर्ड STC, सारे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा, ठीक है। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में कब अनुमति मिली? 1993 में। 80 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। निम्नलिखित में कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो भैया भारतीय रिजर्व बैंक देता है। तो ये बजट क्वेश्चन है, देखो बता रहे हैं ना कि आते हैं क्वेश्चन। मोड वेट संबंधित किस चीज से है? उत्पाद कर से है, ठीक है, मोड वेट। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भारत तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो करंट अफेयर जब हम लोग करेंगे तो उससे सारे कवर हो जाएगा। आप लोग कर ही रहे होंगे, उसमें कुछ पूछने की बात नहीं है ना। तो मोटा मोटा और सब बड़ा बड़ा हमने कवर कर लिया है अपने यूपीपीसीएस के उसमें से। अब बचा है इसमें सिर्फ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर तो आप लोग कर ही रहे होंगे। जो मेन पोर्शन है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का, प्रीवियस ईयर पेपर का, वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी 2012 का, उसे हम कल अपलोड कर देंगे और आप लोग देख जरूर लेना। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बिल्कुल चाहे स्पीड में तेज करके और देख लो। वैसे ही मैंने अपनी स्पीड तो कायम रखी है, लेकिन जैसा आप लोगों को सही पड़े कर लो यार तुरंत। मतलब रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार वीडियो देख लो, रिवीजन ही बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको लगे कि हाँ आप खुद कर रहे हो, इसलिए मैंने किताब को दिखा के वीडियो बनाई है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और कल 2012 के में बनाते हैं, ठीक है। चलो फिर, जय हिंद।